और खबरें विस्तार से। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की गई। लगातार कई पीएफआई के से जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। तो वहीं केंद्र सरकार ने बुधवार सुबह पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया। पहले इस संगठन पर दिसंबर तक बैन लगाने की तैयारी थी। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। तो केंद्र सरकार ने बुधवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। ये संगठन इससे पहले इस संगठन पर दिसंबर तक बैन लगाने की हालांकि तैयारी थी। पीएफआई के अलावा 8 और संगठनों पर कार्रवाई की गई है। गृह मंत्रालय ने इन संगठनों को बैन करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीएफआई के अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन्स फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है केंद्र सरकार ने। पीएफआई को प्रतिबंधित करने की मांग। एनआईए कई राज्यों की पुलिस एजेंसियों ने पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की। गृह मंत्रालय ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। पीएफआई के अलावा 9 सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया गया है। रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन सब पर बैन लगा दिया गया है। हालांकि पीएफआई पर पहले दिसंबर तक बैन लगाने की योजना थी, लेकिन अब 5 साल के लिए इसको बैन कर दिया गया है। पहले राउंड की छापेमारी में 106 पीएफआई से जुड़े लोग गिरफ्तार हुए थे। और हमारे साथ पत्रकार हकलाक उस्मानी जी जुड़ गए हैं, उनसे हम जानेंगे। हकलाक उस्मानी जी, पीएफआई को बैन कर दिया गया है, 5 साल के लिए बैन किया गया है। इससे पहले छापेमारी हुई कई जगहों पर, कई इससे जुड़े लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी थी बैन करने की? एजेंसियों को ऐसा क्या मिला है कि बैन करने की नौबत आ गई? देखिए भानु जी, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ओवरनाइट कार्रवाई है। इस संगठन की पिछले 16 साल की जो गतिविधियां हैं वो संदिग्ध रही हैं। और जो एक आरोप ये लगता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है इसलिए ऐसा हो रहा है। मैं थोड़ा स्पष्टता इसमें देना चाहता हूँ आपके सभी दर्शकों को कि जी। केरल में वामपंथ की और सेकुलर सरकारें रही हैं और वो लगातार इसको वॉच करती रही हैं, दबिश डाली है पीएफआई के कई ठिकानों पर। और हलफनामा जो उन्होंने केरल हाईकोर्ट में पेश किया है 2011 में, फिर 12 में, फिर उसमें एक्सटेंशन हलफनामा जो डाला गया है, उसमें जो बातें कही गई वो बड़ी गंभीर है। मैं चाहता हूँ कि प्रतिबंध के परिप्रेक्ष्य में पूरे भारतीय मीडिया को केरल सरकार की तरफ से डाले गए उस हलफनामे को पढ़ना चाहिए, जिसमें
2012-13 की मैं बात बता रहा हूँ, जी जब पीएफआई को 27 मर्डर का दोषी केरल सरकार ने माना कि 27 मर्डर्स हैज बीन कैरिड आउट, और इसके अलावा 106 दंगों में इनकी कोई भूमिका रही है। फिर इनके पास से जो लिटरेचर मिला वो तालिबान और से जुड़ा हुआ था। और आज जो प्रतिबंध का जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन गैजेट में आया है, जी अगर आप उसमें देखेंगे तो बांग्लादेश के एक आतंकवादी संगठन से भी इनके संबंध बताए जाते हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये एक रात में या एक दिन में बुनी हुई कोई कहानी हो सकती है। पीएफआई का पूरा इतिहास संदिग्ध है और गैर कानूनी गतिविधियों में इनके संलिप्त रहने के बहुत सारे सबूत है। एक चीज मैं आपको यहाँ पर और स्पष्टता देना चाहता हूँ कि 2013 में जब आईएसआईएस नाम का एक दुर्दांत आतंकवादी संगठन अचानक से सीरिया में उभरा, बाद में इराक में उसने अपने पांव फैला लिया, फिर पूरी दुनिया में अब उसके बहुत सारे स्लीपर सेल काम कर रहे हैं। तो केरल गवर्नमेंट ने अपने हलफनामे में ये भी आशंका जाहिर की थी कि जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग हैं उनकी भूमिका आईएसआईएस में, जो लड़के भारत से गए हैं 23 इंडियन मुस्लिम यूथ ने आईएसआईएस को ज्वाइन किया था और ज्यादातर उसमें से पीएफआई की विचारधारा से प्रभावित हैं। तो एक सीरीज ऑफ एविडेंस है जिसके आधार पर मुझे लगता है कि आज जाके सरकार ने कदम उठाया है। जी, तो क्या आपको ये भी लगता है कि जो कदम ये उठाया गया है थोड़ी देरी से उठाया गया है, बहुत पहले इसको उठा लेना चाहिए था इस तरह से कदम? देखिए, हम सरकारों के काम करने के तरीकों को समझ नहीं सकते हैं। बहुत सारी चुनौतियां होती हैं। मिसाल के तौर पे अदालत में आपको सब कुछ साबित करना पड़ेगा जी, आपको विधानसभा में राज्यों की और देश की लोकसभा और राज्यसभाओं में उठने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, देश भर में होने वाले सभी प्रदर्शनों की जिम्मेदारी। तो आप समझ रहे हैं कि एक स्टेट को यानी एक हुकूमत को कितनी जिम्मेदारी लेनी पड़ती है कोई भी एक कदम उठाने से पहले। कितने इससे काउंटर क्वेश्चंस होंगे देश की अलग अलग एजेंसियों में, हाउसेज में, और कितना रिएक्शन आएगा। तो उन सब के उत्तर जब तक जमा नहीं कर लिए जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भारत में ये परंपरा नहीं रही है कि यहाँ पर जो फिर एक दूसरी बात जो है सबसे बड़ी वो ये कि लोकतंत्र का हवाला फिर हम किस मुंह से दे पाएंगे अगर जी, हम बिल्कुल तो घटनाओं पर बिल्कुल। ऐसे ही लेकिन हकलाक जी, जिस तरह से सिमी को बैन किया गया था, सिमी के बाद पीएफआई आ गया, केरल सरकार ने कहा था कि ये सिमी का ही दूसरा रूप है पीएफआई, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब पीएफआई का तीसरा रूप आ जाएगा? क्यों नहीं, बिल्कुल इस बात की बड़ी आशंका है। लेकिन यहाँ पर मैं आपकी आशंका को थोड़ा सा विराम इसलिए देना चाहूंगा कि जो 250 लोग इस वक्त गिरफ्तार किए गए हैं, तो आमतौर पर किसी भी संगठन के नए रूप में या नाम बदल कर वापस आने में एक जो संभावना आशंका रहती है वो ये कि उनकी जमानतें कैसी हुई हैं या उनको अदालत की तरफ से उनपे किस तरह की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। तो ये सिमी के प्रतिबंध के बाद मुझे लगता है ये चीज ट्रैक नहीं हो पाई। मिसाल के तौर पे पीएफआई का जो प्रेसिडेंट है ओमा सलाम, वो सिमी का राष्ट्रीय सेक्रेटरी था जी, और इसी तरीके से जो केरल का आज जो स्टेट सेक्रेटरी है वो पीएफआई का भी, जो सिमी का था वो आज पीएफआई का है जी। तो ये बहुत सारे लोग हैं, आप सही कह रहे हैं कि वो नाम बदल कर वापस आ जाते हैं। तो उसके लिए तो जो किया जा सकता है वो ये कि जो संगठन ही नहीं व्यक्तियों की गतिविधियों को भी ट्रैक करने का एक सिस्टम जो है, अगर उसको मजबूत नहीं किया जाएगा तो मैं आपकी आशंका को बिल्कुल उचित मानता हूं कि ऐसा बिल्कुल होता रहेगा। परंतु अभी तो इस बात को नहीं कहा जा सकता क्योंकि पीएफआई की जो 250 संदिग्ध जाहिर है कि न्यायिक हिरासत में जेल में अभी रहेंगे और उनकी जमानत की प्रक्रिया, और फिर तो अगर जिसको हम कहते हैं ना कि इंडिविजुअल ट्रैकिंग अगर इंटेलिजेंस की होती रहेगी तो मुझे लगता है कि शायद इसको भी नियंत्रित किया जा सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखलाक उस्मानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साल के लिए बैन लगा दिया है केंद्र सरकार ने। टेरर फंडिंग के आरोप में 8 और सहयोगियों पर भी कार्रवाई हुई है। 5 साल के लिए बैन कर दिया है। इससे पहले एनआईए ने कई राज्यों में छापेमारी की पीएफआई के ठिकानों पर और कई लोगों को, पीएफआई से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार भी किया। पीएफआई के अलावा और भी कई सहयोगी संगठनों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट जूनियर,
फ्रंट एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल जैसे सहयोगी संगठनों पर भी बैन लगाया है। तो 27 सितंबर और 22 सितंबर और 27 सितंबर को एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस ने पीएफआई पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया। जांच एजेंसियों को पीएफआई के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले। इसके बाद जांच एजेंसियों ने गृह मंत्रालय से कार्रवाई की मांग की थी। दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 पीएफआई से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। और हमसे बातचीत करने के लिए